हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 4। इसके पहले हम लोग ने इस पे जो भी पार्ट थे हमारे थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, उस पे हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके पहले हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी को कवर किया है। आज हम लोग इस पार्ट 4 में और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पर कि हम लोग आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसको फिर आपको समझाएंगे, थोड़ा सा की पॉइंट्स उसके बताएंगे, कीवर्ड्स बताएंगे। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे जो हमारा डेक है उसको प्रिपेयर करने में कई जगह पर इमेजेस का यूज किया गया है, तो उसके लिए मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are of educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. देखिए, हम लोग को 21 से लेकर 25 यानी कि 5 क्वेश्चंस हम लोग अब आज सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 21। A plane is inclined at an angle theta with the horizontal. Horizontal के साथ कितना इंक्लिनेशन है वो हमें एंगल दिया हुआ है, ये यहाँ पर थीटा। A body of mass m rests on it. और एक जो मास m है वो उस पे रेस्ट कर रहा है, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है मास m की। If the coefficient of friction is mu, इस पे अगर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। इस जगह पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दो बॉडी के बीच में वो म्यू दिया हुआ है। देन द मिनिमम फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। इस जो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सो एज टू मेक द बॉडी टू जस्ट मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन, जिससे कि जो ये बॉडी हो वो यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ मूव करे। इसके जो ऑप्शंस है हमारे वो है mg sin थीटा, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। ये 4 ऑप्शंस है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, सिंपल जो ये बॉडी है, अब क्योंकि उन्होंने रेस्ट में बोल रखा है तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यहाँ पर फॉलो ये करनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट में है अगर, बस उसी चीज को हमें यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इसको सॉल्व करें। जैसे कि हमने कहा कि इस पे हमें क्योंकि जो मास दिया हुआ है वो रेस्ट में दिया हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करेगा। यानी कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उस पे लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे, या कह लीजिए कि कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो लेट अस सपोज कि ये जो हमारा ब्लॉक है उसका मास अगर m है, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक mg एक्ट हो रहा होगा, एक mg फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ठीक है। या कह लीजिए कि जो एक एक्सेलरेशन नीचे एक्ट हो रहा होगा g, वो एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स पर ब्रेक होगा। एक हो जाएगा हमारा इस तरफ g sin थीटा और इधर हो जाएगा g cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है वो यहां पर हमारा एंगल बनेगा इनके और इनके बीच में। g को दो पार्ट्स पर रिजॉल्व किया, एक इधर g cos थीटा हो गया और इधर g sin थीटा। अब यहां पर जो नॉर्मल होगा, ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस g cos थीटा के जस्ट अपोजिट में एक तरीके से एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। वैसे तो अभी हम फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो हमने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी उसको दो पार्ट्स पर ऐसे ब्रेक किया, ये इधर हो गया g cos थीटा, इधर हो गया g sin थीटा। अब यहाँ पर जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे mg लिख दिया, तो mg यहाँ पर mg cos थीटा हो जाएगा, वो एक फोर्स को रिप्रेजेंट करने लगा। अभी सिर्फ हमने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन पर कहीं नहीं जा रहा, ये कोई इस डायरेक्शन पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो जो फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन वाला वो बराबर होगा इस यहाँ पर mg cos थीटा के। तो n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारा बराबर निकलकर आ गया। अब अगर हमें इस बॉडी को ऊपर तरफ मूव कराना है, अब इस बॉडी को हमें क्या कराना है, ऊपर तरफ मूव कराना है कुछ फोर्स देकर,
तो लेट अस सपोज वो जो फोर्स हमारा रिक्वायर्ड है वो एफ है। कितना है? एफ रिक्वायर्ड फोर्स है। तो अब हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो दो फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, एक तो mg साइन थीटा एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, और दूसरा जो एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अगर हम इस बॉडी को ऊपर मूव करा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा? म्यू एन, यानी कि म्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन हो गया ये नॉर्मल। तो ये हो गया mg साइन थीटा और ये हो गया म्यू एन। तो इस डायरेक्शन पर अगर हम लोग देखें इस बॉडी के लिए तो जो दो फोर्स है वो है mg साइन थीटा और म्यू एन, और इस डायरेक्शन पर है f। तो हमें जस्ट अगर इसको मूव कराना है तो इसके जस्ट अपोजिट में हमें इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो f होगा, f बराबर mg साइन थीटा प्लस म्यू एन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। इस पे इसको हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है बस यहां से अगर हम इसको और सिंपल करके लिखना चाहे तो कॉमन लेकर और कर सकते हैं, वरना जो हमारा आंसर डी है वो करेक्ट हो गया कि जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना है? mg साइन थीटा, और म्यू एन को काउंटर बैलेंस करने के लिए तो हमने mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा यहाँ पर पुट किया। ये mg कॉस थीटा कहाँ से आया? ये n की वजह से आया, n क्योंकि हमारा mg कॉस थीटा है ना, बस ये निकल कर आ गया f इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, यानी कि आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A 40 kg slab rests on a frictionless floor. A 10 kg block rests on the top of the slab. तो एक 40 kg स्लैब है, उसके ऊपर एक 10 kg ब्लॉक रखा हुआ है। The static coefficient of friction between the block and the slab is this, while the kinetic coefficient is 0.4। तो हम लोग को पता है जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद द 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो ये जो 10 kg ब्लॉक है उस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। तो इफ g इज इक्वल टू दिस द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा इस स्लैब का? यानी कि यहां पर इसको स्लैब बोला गया है और इसको ब्लॉक बोला गया, तो हमने फोर्स ब्लॉक में लगाया है जिसके कारण से जो स्लैब है वो मूव करेगी। क्या उस पे रिजल्ट आएगा? इस स्लैब रिजल्टेंट उस पे क्या एक्सेलरेशन आएगा उस स्लैब में, वो हमें बताना है। तो एक चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी जब हम इस तरीके की दो बॉडीज को आपस में रखते हैं, ठीक है, एक बॉडी नीचे हो गई दूसरी बॉडी उसके ऊपर हो गई, तो इस तरीके से जब ऐसे रखते हैं और एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो फोर्स जाता है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही ट्रांसमिट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक इस तरीके का फोर्स है जो हमारा दो बॉडीज के बीच में ड्यू टू कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्रिएट होता है। रखे हो कॉन्टैक्ट में फिर भी ठीक है, बट जैसे ही उनके बीच में ऐसे मूवमेंट होने लगता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है उनकी दो जो सरफेसेस हैं उनके बीच में, वहां पर फ्रिक्शन एक्ट होता है। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जब कांटेक्ट में ऐसे रखी होती है और मान लीजिए ऊपर वाली को हमने स्लाइड कराया तो वो नीचे वाली पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, जिसके कारण से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 1.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 1.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी है 6.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे ऑप्शंस हैं। आइए इसको देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से एक कह लीजिए कि इस जगह पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होगा इन दो सरफेस के बीच में। ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो जो ये वाला जो ब्लॉक है जो इस पे इतना लगाएगा उसकी वजह से ये आगे मूव करना स्टार्ट करेगा और उसी का ही हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन स्लैब वो कितना हो जाएगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वजह से,
कि उससे ज्यादा तो फोर्स नहीं लग सकता। यानी कि दो सरफेस ऐसी थी, दोनों सरफेस कैसी हैं अभी, ऐसी पोजीशन में है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों रुकी हुई हैं। रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच में 0 है, दो सरफेस के बीच में, कोई बात नहीं, रुकी हैं। अब जैसे ही एक बॉडी को ऊपर वाली बॉडी पर फोर्स लगाकर मूव करने की कोशिश की जाएगी, तो जो नीचे वाली बॉडी है उस पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा फ्रंट डायरेक्शन पर, या कह लीजिए उसी डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन पर ऊपर वाले पर फोर्स लगा है। ध्यान दीजिए यहां पर जो ये बॉडी है, इस बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पर लगता है, बट जो दूसरी वाली बॉडी होती है उस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन पर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाली बॉडी जाने की कोशिश कर रही है इधर, तो नीचे वाली बॉडी जो होगी वो जाने की कोशिश करेगी इधर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पर फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शनल वाला फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अगर सिर्फ हम इतना देखें, इसको देखें, तो अगर ऊपर वाली बॉडी पर फोर्स इस तरफ लगाया जाएगा तो नीचे वाली बॉडी पर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो हमने दो अलग अलग बॉडी पर बात करी, तब सेम डायरेक्शन थी फ्रिक्शन की। एक ही बॉडी पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस डायरेक्शन पर मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, ये वाला ब्लॉक इस पे जो लगा सकता है मैक्सिमम फोर्स, इसमें तो लग रहा है 100 न्यूटन का, बट ये इस पे कितना लगा सकता है वो डिसाइड करता है फ्रिक्शन। जैसे कि आप ऐसे सोचिए कि दो ब्लॉक हैं ऐसे रखे हुए हैं, अब क्या करिए कि उन दोनों के बीच में आपने ऑयलिंग कर दी। अब सोचिए कि एक को मूव करा के आप दूसरे को मूव करा दे, नहीं करा पाएंगे। जब तक ऑयल नहीं था तो आप एक को मूव कराकर दूसरे को मूव करा सकते थे, बट अगर पहले से सरफेस चिकनी है, ऊपर से उस पे ऑयलिंग भी कर दी गई है दो सरफेस के बीच में, तो आप ऊपर वाली को मूव करेंगे वो स्लिप कर जाएगी, नीचे वाली नहीं मूव करेगी। ठीक है, मतलब इस तरीके के ब्लॉक रखे हुए हैं, अगर बात समझ पे आई? तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फोर्स हमने निकाला, वो निकल कर आ जाएगा म्यू m1g। m1 यानी कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जो ये हमारा ब्लॉक है इस पे नीचे एक्ट हो रहा होगा mg, और इसके जस्ट अपोजिट में इस पॉइंट पर एक्ट हो रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि इस डायरेक्शन पर किसी तरीके का मोशन नहीं है, उस पर कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन भी हमें नहीं मिल रहा, तो जितना mg होगा या फिर कह लीजिए कि m1g होगा, अगर इसको m1 माने तो जितना m1g होगा उतना ही यहां पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अब ये हमें पता चल गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको भूल जाते हैं, जो कि किसके बराबर है, m1g के। अब इस ब्लॉक में, इस ऊपर वाले ब्लॉक में जो काइनेटिक जो फ्रिक्शन एक्ट होगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें कि अभी मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन वो हो जाएगा म्यू m1g। अब ये जो हमने फ्रिक्शन लिखा है वो ऊपर वाले ब्लॉक में लिखा है कि इस तरफ लग रहा है, और इतना ही फ्रिक्शन ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक का। स्टैटिक का ज्यादा होता है और काइनेटिक का कम होता है, तो स्टैटिक से ज्यादा अब नहीं लग सकता फ्रिक्शन। ये ब्लॉक, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, बट हम लोग ने अभी जैसे एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग इस ब्लॉक में इतना ही फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम एक्ट हो सकता है ड्यू टू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज तो वही यहां पे हम लोग ने लिमिटिंग फोर्स निकाला कि मैक्सिमम इतना एक्ट हो सकता है। अब क्योंकि जो हम लोग ने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है इस ऊपर वाले ब्लॉक में, वो कितना अप्लाई किया है, 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि वहां पर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा, तो यानी कि उस पर मोशन होने लगेगा इन दोनों सरफेस के बीच में। तो जब मोशन होने लगेगा तो यहां पर अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग यूज कर रहे थे उसकी जगह पर काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें इस्तेमाल करना होगा। बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू के m1g से। तो इसको अब हम लोग जब निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कि देखिए इस 40 kg वाले ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा F के, यानी कि
काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है एफ के, जो कि बराबर होगा हमारा म्यू के m1 g के। अब क्योंकि यहां पर हमारा जो ये है इसका मास वो 40 kg है, इसको मान लीजिए कि अगर ये m2 है तो m2a इज इक्वल टू हो रहा है म्यू के m1 g, ये हो रहा है m2a इज इक्वल टू म्यू के m1 g, ये बन रहा है। तो m2 आ जाएगा नीचे डिवाइड पे, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू म्यू के m1 g बाई m2, ये बन गया। अब यहाँ पर म्यू के हो जाएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 40, और इससे जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का, जो कि नेसेसरी है किसी ब्लॉक को स्टेशनरी वॉल खुद में स्टेशनरी है उस वॉल के अगेंस्ट उसको फिक्स करके रखने के लिए। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, तो जो वेट होगा ब्लॉक का वो कितना होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक ऐसे वॉल के अगेंस्ट रखा गया है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, स्टेशनरी बोला ना, यानी कि हमें वहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा, कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम मिलेगा पूरी तरीके से। अब इसको कैसे करते हैं इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को अभी हमने बताया, तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि अभी कहा कि मान लीजिए कि ये हमारा ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने किसी दीवार के अगेंस्ट ऐसे रखा हुआ है, फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन पर 10 न्यूटन का, तो वॉल इस पे लगाएगी एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो लेट जो आर है वो नॉर्मल फोर्स है इस वॉल के द्वारा इस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स है। तो जो अब क्योंकि इस डायरेक्शन पर ये दोनों हमारे कैसे हैं, किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। वैसे इसको जो लिखते हैं, मान लीजिए कि अगर इधर एक्सेलरेशन होता तो हम इसको कुछ ऐसा लिखते कि मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन पर ये इसका मूवमेंट होता तो इसको लिख देते 10 न्यूटन माइनस आर, या इसको सिंपली 10 माइनस आर एम ए, इस ब्लॉक का मास इस तरीके से लिख देते। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, जीरो है, जिसके कारण से 10 न्यूटन बराबर आर निकल कर आ रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल टू 10 न्यूटन ये निकल कर आ गया। अब यहां से क्योंकि ये वॉल पे ऐसे रखा हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पर लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पर लगेगा, क्योंकि इसके वेट की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। हम तो सिर्फ इधर से ऐसे दबा रहे हैं और इसके दबाने से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है जो कि रिलेटेड होगा इस फ्रिक्शनल फोर्स से। वो फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कर रहा है इसके वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए, यानी कि जो हमने यहाँ पर नॉर्मल लगाया वो हेल्प करता है हमें इस ब्लॉक को रोकने में, ठीक है। तो इस जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स आया, वो रिएक्शन फोर्स हेल्प करता है फ्रिक्शनल फोर्स को जनरेट करने में, और वो फ्रिक्शनल फोर्स फिर वेट को काउंटर बैलेंस करता है। तो इस तरीके से हमारा सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो जाएगा यहाँ पर म्यू एम जी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी म्यू एम जी नहीं, सॉरी म्यू आर, ठीक है। वैसे ज्यादातर केस में म्यू एम जी निकल कर आ जाता है, तो इस वजह से ये हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू आर, कितना हो जाएगा, म्यू आर के बराबर। अब बस यहाँ पर अंतर ये है कि जो इस बॉडी का वेट है, ठीक है, इस बॉडी का जो वेट है वो है हमारा mg, वेट कितना है, mg है। अब क्योंकि ये जो mg है हमारा वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहा है, जो कि उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो F बराबर हो जाएगा mg, और F हमें पता ही है कि वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू म्यू आर। बस इसको हम लोग इसको और इसको
इक्वल कर देंगे। तो इसको जिसको जब हम लोग इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर बराबर एम जी। ठीक है, ये बन जाएगा म्यू आर बराबर एम जी, या फिर एम जी बराबर यहाँ पर अब जो म्यू है उसकी वैल्यू रख देंगे 0.2, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 10 न्यूटन की, तो ये निकल कर आ जाएगा 2 न्यूटन। तो हमें वेट ऑफ द ब्लॉक पता चल गया जो कि है 2 न्यूटन, यानी कि डब्ल्यू हमें बताना था, वेट हमें पता चल गया एम जी वेट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक एज शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। तो यहां पर हमें इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को बताना है जिसके कारण से ये जो ब्लॉक है वो मूव ना करे। यहां पर इंफॉर्मेशन हमें इस पे कुछ दे रखी है, जैसे कि जो मास है इसका वो है √3 kg, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 1/2√3, और जो फोर्स के लगने का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और ये जो एंगल है यहाँ पर वो 60 डिग्री है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक एज शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से इसमें हमें ये देखना है कि ब्लॉक कब मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि वो एक वैल्यू फोर्स की, यानी कि हमने मान लीजिए थोड़ा सा लगाया, फिर थोड़ा सा लगाया, फिर थोड़ा सा लगाया, फिर थोड़ा सा लगाया, हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे फोर्स लगाया और एक वैल्यू रीच कर गए फोर्स की। ठीक है, फोर्स की एक वैल्यू रीच कर गए कि इसके बाद अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक होगा वो मूव कर जाएगा। यानी कि जो काइनेट सॉरी जो हमारा फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकम कर लेगा यहां पर जो हम इस डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर इस अप्लाइड फोर्स के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो उसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा। यहां तक क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर जो इसकी ऑप्शन है वो है ए 20 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 12 न्यूटन और डी 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये चार हो गए। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। इसको हम लोग यहां पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बन जाएगा इसका, कि फोर्स जो था हमारा वो इस डायरेक्शन पर था, तो इस फोर्स के अब दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए। इधर हो गया एफ कॉस थीटा, और जो कि जिससे कि बन जाएगा एफ कॉस 60, और इस तरफ बन जाएगा एफ साइन 60। अब क्योंकि ये ब्लॉक का मास है और इस पे mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्ट होगा ही, तो इधर mg भी हो गया और एफ साइन 60 भी हो गया। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर हमारे पास दो फोर्स आ गए, तो इसको जस्ट कैंसिल आउट कर रहा होगा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वाला फोर्स, यानी कि जो n है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो mg प्लस एफ साइन 60 के बराबर हो गया। यहां से हम लोग जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? m दिया हुआ है √3, g की वैल्यू g हो गई, और ये जो हमने फोर्स लगाया है उसको ही हमें पता करना है, तो हमने इसको फोर्स को वैसे ही रखने दिया, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो ये √3/2/2 इस तरफ आ गया। ठीक है, √3 इस तरीके करके लिख दिया गया, तो ये हमारा निकल कर आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ये चीज। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मूवमेंट क्या होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर उस एफ का कंपोनेंट था वो था एफ कॉस 60 डिग्री। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा उससे कम ही होना चाहिए ये पूरा फोर्स, नहीं तो ये जो ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा हो गया इस सॉरी ये जो अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा या तो बराबर होना चाहिए एफ कॉस 60 के। तो हम लोग जानते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, तो म्यू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री। म्यू एन की यहाँ पर हमारी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि जो म्यू हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/2√3, तो म्यू रख दिया गया 1/2√3, और n की जगह पर रख दिया गया √3g प्लस √3f/2। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए f
cos 60 से, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये बन गया। बस अब यहाँ से जो √3 है वो √3 से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 है वो अंदर इस आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेगा, या फिर कह लीजिए कि ये जो इधर 2 है और इधर जो 2 है इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सीधे। ये बन गया। तो बचा क्या हमारे पास, g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर f माइनस f/2। ये जो f/2 बचा ना इस तरफ, वो आ जाएगा इधर माइनस में, जिससे कि ये बन जाएगा f/2। तो g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f/2, यानी कि अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे हम लोग मल्टीप्लाई में, तो जब 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2g। तो f जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 2g के, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा कि g की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और यहाँ पर जो मास है, मास को हमें यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ जाएगा कि सॉरी मतलब यहाँ पर अब जो ये वैल्यू है फोर्स की वो निकल कर आई है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्चुअली कि यहाँ पर जब हम लोग ने पूरा एक्सप्रेशन पुट किया है, एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करी हैं, तो फोर्स इस तरफ भी है और फोर्स इस तरफ भी है, तो जो आंसर निकल कर आएगा वो एफ की वैल्यू फोर्स पर ही निकल कर आएगी, भले ही हमें देखने पे यहाँ पर जी दिख रहा हो और बाकी जो वैल्यू है वो ऐसी लग रही हो कि कांस्टेंट है, बट अब जो इसकी यूनिट है, क्योंकि बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो गई हैं, तो अब जो इसकी यूनिट है वो न्यूटन की ही होगी। सिर्फ जी की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और जो आंसर निकल कर आएगा वो 20 न्यूटन ही निकल कर आएगा। जी की वैल्यू हम लोग ने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करी, बट जो ओवरऑल यूनिट जो इसकी है वो न्यूटन की है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिरी में निकल कर आ गया तो आप जी के साथ एम की भी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, एम की वैल्यू नहीं आएगी, तो एफ इज लेस देन और इक्वल टू 2g हो गया, यानी कि 20 न्यूटन। क्लियर, तो एफ बराबर हो गया 20 न्यूटन। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। तो अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज हेल्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल। रफ दे रखा है, एक ब्लॉक कैपिटल एम की बात हो रही है, ठीक है, प्रेसिंग इट विद द फिंगर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल इज म्यू। अगर ब्लॉक और वॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, और जो जी है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है जी, देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। तो मिनिमम अब हमें फोर्स बताना है कि कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी वहां पर वो होल्ड होगा, वरना होल्ड नहीं हो पाएगा। इस पे जो ऑप्शन है वो है mg/2 म्यू, mg/म्यू, सी है 2 कैपिटल M बाई म्यू जी, और डी है 2 कैपिटल M g/म्यू। तो आप इसको सॉल्व करिए बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वहां पर हमें जो था ना कि एक ब्लॉक दीवार के अगेंस्ट रखा गया है, तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर बताना है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा उसको होल्ड करने के लिए। तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इसको सॉल्व करें। तो क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि जो इसका मास है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg एक्ट हो रहा होगा। इधर से हमने मान लिया कि हमने फोर्स लगाया कैपिटल एफ, तो इधर से जब हम फोर्स लगाएंगे तो उधर से हमें नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा n, यानी कि जो f और n की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, वो चीज हमें पता चल गई। और ये जो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काउंटर बैलेंस करना चाहिए mg को, तो F इज इक्वल टू mg होगा, ये हमें पता चल गया, दो चीजें पता चल गई। बट जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, F जो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो बराबर होता है म्यू एन के। किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है। तो जब ये म्यू एन के बराबर है हमारा, तो यहां से हम लोग इसको इसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जो म्यू एन निकल कर आया उसको mg के बराबर कर सकते हैं, और n अब यहां पर ये हो जाएगा कि म्यू कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M जी, और ये जो कैपिटल N है उसकी जगह पर हम लोग F को रख सकते हैं, कैपिटल N की जगह पर F को, तो ये बन जाएगा म्यू F mg, और जो फिर F यहां से निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन बन गई, म्यू कैपिटल F इज इक्वल टू mg, ये बन गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग
एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, जो निकल जाएगा कैपिटल एम जी बाई म्यू, यानी कि आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।